हेलो और नमस्कार साथियों, सो एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे जो है हम भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों के नाम से जो है जानते हैं। अगर इस टॉपिक की हम बात करते हैं, देखिए तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक रहता है आपका। एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। वहीं पर सामान्य ज्ञान में भी जो है एक काफी अच्छी भूमिका जो है ये टॉपिक हमारा निभाता है। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास एग्रो क्लाइमेटिक जोन, और एग्रो क्लाइमेटिक जोन की क्लासिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के द्वारा जो है किस तरह से जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा गया है, भारत को अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरी जो बॉडी रहती है वो है हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आईसीएआर का प्रोजेक्ट रहता है। उसके आधार पे जो है भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा जो है कितने अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में जो है भारत को बांटा गया है। तो देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले देखिए हमें मेजरली एक चीज समझ लेनी है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता क्या है। जैसे देखिए हम जब भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जैसे ये शब्द हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें टर्म यूज हो रही है एग्रो क्लाइमेटिक, यानी कि यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक हो गया एग्रो यानी कि कृषि, दूसरा हो गया क्लाइमेट यानी कि जलवायु। तो दो शब्दों का ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पर डिनोट करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह से जो है किसी भी फसल के वहां पर होने या ना होने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, या किसी भी फसल के वहां पर उगने या ना उगने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के बीच में एक संबंध है, रिलेशन है, ठीक है, इसको जो है हमारी ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है डिनोट करते हैं। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक ऐसे स्थान पे जाना है जहां पर क्या हो भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, जहां की जो है बिल्कुल जो है शीतल वायु हो, ठंडा सा माहौल हो, और साथ ही साथ वहां पर जो है स्नोफॉल होता हो, बर्फ भी गिरती हो। तो सिंपल सी बात है, सभी के मन में अभी तक ये इमेज बन चुकी होगी कि बात हो रही है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, बात हो रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, बात हो रही है यहाँ पर उत्तराखंड की पहाड़ियों की। क्योंकि आपने कैसे पहचाना भाई इस चीज को, क्योंकि मैंने आपको कुछ वहां की स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बताया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि स्नोफॉल वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े पहाड़ वहां पर होने चाहिए, ठंडी जलवायु वहां की होनी चाहिए। साथ में एक और चीज बता दूं, वहां पर सेब होने चाहिए, तो मैंने क्रॉप के बारे में भी बता दिया। तो सीधे सा हमारे पास जो दिमाग में इमेज बनती है वो जो है हमारे जितने भी उत्तरी राज्य हैं उनकी जो है इमेज बनती है, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, ठीक है, उनकी जो है हमारे पास यहाँ पर एक तरह से इमेज बनती है। तो यहाँ से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि किसी ना किसी पर्टिकुलर क्रॉप से संबंधित या किसी ना किसी पर्टिकुलर जलवायु कंडीशन से संबंधित जो है कोई ना कोई क्षेत्र यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि हम किसी क्षेत्र के बारे में अगर जानना चाहें तो वहां की जो जलवायु की परिस्थितियां हैं उससे हम पता कर सकते हैं, फसलों से जो है हम वहां पर पता कर सकते हैं। और वैसे ही जो फसल हम वहां पर ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह की वहां पर जलवायु है, तो उसके आधार पे हम वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका पता कर सकते हैं, वहां की जो है वर्षा कितनी होती है वहां पर उसका पता कर सकते हैं, तापमान की जो परिस्थिति है, स्थिति है वहां पर वो किस तरह की रहती है उसका पता कर सकते हैं। तो यही जो एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक कंडीशन के बीच में जो रिलेशन है, यही हमारा डिनोट करता है किसी पर्टिकुलर रीजन की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन को। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर बात करेंगे आगे, ठीक है, कंप्लीट क्लासिफिकेशन किस आधार पे है कि किस एरिया की, किसी रीजन की, किसी क्षेत्र की जलवायु किस तरह की है, वहां पर जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, वहां का जो है क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो उस आधार पे जो है डिपेंड करता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपका कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में, यहाँ पर कंप्लीटली जानेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसके बाद एक और वीडियो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे, यहाँ पर एक और क्लास के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमें मेजरली देखने को मिलते हैं जो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि वो ज्यादा आपके जो है एक तरह से माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्रिसाइज तरीके से हर एक जानकारी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो है एक तरह से जो मान्यता है वो ज्यादा रहती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक आपका है, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि सामान्य ज्ञान का भी ये टॉपिक मिलता है, वहीं पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स चाहे सेमेस्टर स्टूडेंट्स हो या इसके अलावा जो है यहाँ पर हम बात करें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है हर एक दृष्टि से देखने को मिलता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। देखिए बात करते हैं यहाँ पर एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है, एक हमने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन तो एग्जांपल की मदद से समझ लिया। अब जानते हैं देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के बारे में। जैसे परिभाषा क्या कहते हैं देखिए इसकी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, अभी ध्यान देना है, एक ऐसी स्पेसिफिक लैंड यूनिट होती है, यानी कि एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन होगा, एक ऐसी जगह होगी जहां पर देखिए क्या देखने को मिलता है, प्रिसाइजली आइडेंटिफाइड बाय इट्स मेजर क्लाइमेटिक फीचर, यानी कि जिसको हम वहां की जो जलवायु की या वहां के मौसम की क्या स्थितियां रहती हैं उसके आधार पर उस एरिया को हम पहचान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्नोफॉल वहां पर होनी चाहिए और ठंडा मौसम होना चाहिए, वहां पे जो है पहाड़ियां होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें जिन स्टेट्स के बारे में जो है इमेज हमारी दिमाग में बनेगी तो वहां की कंडीशन वैसी है, तब हमें जो है सिर्फ उसी जगह की इमेज हमारे दिमाग में बनी वहां पर। ठीक है, हमारे दिमाग में जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की इमेज तभी बनी जब मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में वहां की बताया। तो वो चीजें क्या है, वो क्लाइमेट की चीजें हैं। रेनफॉल वो क्लाइमेट की चीज है। ठीक है, टेम्परेचर वो क्लाइमेट का जो है एक फैक्टर है। वहीं पर देखा जाए प्रेसिपिटेशन यानी स्नोफॉल, वो भी एक क्लाइमेट का क्या है, फैक्टर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है उस एरिया की, उस आधार पे उस एरिया को पहचाना। तो वही आपका क्या कहलाता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ऐसा स्पेसिफिक एरिया जिसको हम वहां की क्लाइमेटिक फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं वहां के मौसम की और जलवायु की, उसके आधार पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके अलावा दूसरा जो फैक्टर है वो है वहां पर की लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, वहां पर कितना देखने को मिलता है, यानी कि वहां पर जो किसी भी फसल के लिए उगने वाली जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो कितने समय तक जो है वहां पर रहती हैं। ठीक है, यानी कि आप कितने समय तक वहां पर फसल उगा सकते हैं, कितने सीजन का यूज जो है वहां पर फसल उगाने के लिए आप ले सकते हैं। तो उस आधार पे जब हम किसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि इट रिप्रेजेंट्स एन एरिया दैट इज क्लाइमेटिकली सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अ सर्टेन रेंज ऑफ क्रॉप एंड देयर वेराइटीज, यानी कि ये एक ऐसा एरिया होता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां की जलवायु की जो परिस्थितियां हैं किसी भी फसल के उगने के लिए या किसी एक स्पेसिफिक फसल के उगने के लिए जो कैसी हो, सुटेबल हो। ठीक है, जैसे मैंने सेब का नाम लिया, सेब की फसल का नाम लिया, तो सेब हमारे साउदर्न रीजन में नहीं होते, सेब हमारे जो है मिड इंडिया रीजन में नहीं होते। कहां पर मिलते हैं हमें, हमें मिलते हैं वो इन टेम्परेट रीजन में। ठीक है, हमें कहां पर देखने को मिलेंगे, हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे, हिमाचल में देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो ये कैसे हैं भाई, ये रीजन उस तरह के हैं जो कि वहां के लिए सेब की फसल के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है कि जहां पर क्रॉप्स, कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स जो है वहां पर अपनी सूटेबल कंडीशन के साथ जो है पैदा हो सके, या जो वहां का एरिया है वो क्रॉप के लिए जो है सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सके, वो क्या कहलाता है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वहां का कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं एक मेजर फैक्टर की जो इसको डिनोट करता है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन को एक तरह से दर्शाता है। तो हमने अभी बात की, एक तो हो गया क्लाइमेट के फीचर्स और दूसरा हो गया लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। तो देखिए लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए समझते हैं इसको, क्या रहता है ये लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, क्या है, अ टाइम रीजन हैज एडिक्वेट मॉइस्चर। ठीक है, यानी कि वो समय या वो जो है एक तरह की अवधि, समय की वो अवधि जहां पर जो है मॉइस्चर या इसके अलावा देखा जाए टेम्परेचर की जो कंडीशन है किसी भी क्रॉप के उगने के लिए जो है फेवरेबल बनी रहती है। यानी कि वो टाइम पीरियड कि जितने टाइम तक जो है किसी एरिया में मॉइस्चर की कंडीशन और दूसरा जो तापमान की वहां पर परिस्थितियां हैं वो ऐसी बनी रहे कि जिसमें फसल उग सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कहलाता है। और इसको हम जो है डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में जो इसको एक तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्रिशियल फॉर सेलेक्टिंग सुटेबल क्रॉप एंड फार्मिंग सिस्टम, और क्यों ये जरूरी है, ताकि हम जो है वहां के एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, वहां की रेनफॉल, मॉइस्चर या सॉइल कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां के लिए एक फसल छांट सकें। जैसे मान लीजिए अगर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, जैसे हम जानते हैं सीजन के अकॉर्डिंग जो है क्या रहता है, अलग अलग हमें मौसम देखने को मिलते हैं। एक साल में हम 3 सीजन में जो है क्या करते हैं, क्रॉप ग्रोथ करते हैं। ठीक है, या कल्टीवेशन करते हैं भाई, खेती की जाती है।
वो जो 3 सीजन है उसमें आपका रबी सीजन हो गया, जो ठंड के मौसम वाला रहता है, नवंबर दिसंबर वाला सीजन रहता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर से जो शुरू होता है, गेहूं वाला जो सीजन है, विंटर सीजन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा खरीफ सीजन रहता है जिसे मानसून सीजन भी कहते हैं, यानी बरसात वाला सीजन, जिसमें जो है धान की रोपाई की जाती है, गन्ने की रोपाई की जाती है, मक्का की रोपाई की जाती है। तो वो कौन सा हो गया भाई हमारे पास, वो हो गया खरीफ सीजन। इसके अलावा हमारे पास आता है कौन सा, समर सीजन, जिसे हम जैद सीजन भी कहते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट पीरियड का सीजन चलता है, जनवरी फरवरी के टाइम पे जो है यहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं। और इसमें हम ज्यादातर देखा जाए तो देखिए जो कुकुरबिट्स आते हैं, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, ऐसी जो सब्जियां हैं वो उगाई जाती हैं इस सीजन के टाइम पे, या कुछ दलहनी फसलें जैसे मूंग बीन हो गया, उसको उगाया जाता है। तो ये तो 3 हमारे पास क्या हो गए, मेजर सीजन हो गए, ठीक है। कौन सा हो गया अभी, खरीफ सीजन हो गया, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो रवि सीजन हो गया, और इसके अलावा देखा जाए तो जैद या समर सीजन हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं देखिए इनके स्पेसिफिक टाइमिंग की, तो खरीफ सीजन कब चलता है भैया आपका, जून जुलाई के टाइम पे जो है खरीफ सीजन हो गया, ठीक है। जून और जुलाई का टाइम जो है खरीफ सीजन, यानी कि कौन सा, मॉनसून सीजन भी इसे कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहेगा, मॉनसून सीजन, क्योंकि बरसात वाला मौसम रहता है। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं रबी सीजन की, तो अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जो शुरू होता है भाई, ठीक है, अक्टूबर नवंबर, या इसे हम विंटर सीजन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, विंटर सीजन कह सकते हैं। इसके अलावा जैद या समर सीजन जो आपका फरवरी के टाइम पे, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, इस टाइम पे जो सीजन हमारे पास देखने को मिलता है। बहुत सारी फसलों के लिए डोरमेंट सीजन भी होता है, बट यहाँ पर हम कल्टीवेशन भी फसलों की करते हैं, जैसे कुकुरबिट्स हो गए भाई, ठीक है, जो कुकुरबिट्स हो गए। अब कुकुरबिट्स कौन से हो गए, जितने भी देखिए कद्दू वर्गीय सब्जियां होती है, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें उनको हम जो है इस सीजन में ग्रो करते हैं। तो ये क्या रह गए हमारे पास यहाँ पर, सारे के सारे जो है 3 मेन सीजन है जो हमें एक साल में देखने को मिलते हैं, एक ईयर में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मॉनसून सीजन में कैसी परिस्थितियां बनी हुई है, अभी बरसात वाला मौसम बना हुआ है। रबी सीजन में कैसी परिस्थितियां बनी है, ठंड के मौसम वाली बनी हुई है। बट ये हमेशा नहीं रहने वाली है, ये रहेगी 2.5 महीने 3 महीने तक ऐसी कंडीशन रहेगी पीक वाली, उसके बाद जो है फिर से चेंज हो जाएगा सीजन। तो यही क्या देखा हमने यहाँ पर, कि कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन है वो कुछ समय के लिए वहां पर बनी हुई है, और उस स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसी समय में कोई स्पेसिफिक क्रॉप वहां पर लगा रहे हैं। मॉनसून सीजन आया तो उस वक्त हमने क्या किया, धान की रोपाई कर दी, क्योंकि कंडीशन उस तरह की बन रही है, मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा, रेनफॉल होगी, वहां पर बरसात होगी, तो जितना पानी चाहिए धान को वो उपलब्ध हो पाएगा। गन्ने की फसल भी इसलिए इसी सीजन में लगाई जाती है, जितना उसको चाहिए, वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसकी, तो इस सीजन में उसको लगाया जा सकता है भाई, सिंपल सी बात होगी। वैसे ही इसके बाद जैद सीजन में भी, यानी कि अगर उसको जो है हॉट टेम्परेचर की जरूरत है, तो वो इसको इस सीजन में मिल पाएगी, इस टाइम पे मिल पाएगी। यानी कि ये 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने का कुछ टाइम पीरियड रहता है, जिसमें ये मोस्ट स्पेसिफिक कंडीशन मिल पाती है, जिसमें कोई पर्टिकुलर फसल हम जो है उगा सकते हैं। जैसे विंटर सीजन में जो स्पेसिफिक कंडीशन रहती है व्हीट के लिए, गेहूं के लिए, वो मिल पाती है, तभी उसको इसी सीजन में जो है उगाया जाता है। तो वही लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कहलाता है, कि किसी क्रॉप को फेवर करने वाला जो टाइम पीरियड है किसी स्थान पे कितने समय तक रहता है, वो उसका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेजरमेंट कैसे होती है इसकी, डेज में, वीक्स में इसकी मेजरमेंट की जाती है, कि लगभग जो है कितने समय तक वहां पर रहता है, कितने दिनों के लिए रहेगा, कितने हफ्तों के लिए रहेगा, ठीक है। और इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो इस पे प्रभाव किसका पड़ता है भाई, किस चीज का जो है इस पे एक तरह से इफेक्ट देखने को हमें मिलता है, तो वो रेनफॉल का, ठीक है। रेनफॉल की मात्रा कितनी हो रही है, वो फसल के लिए सही है उस समय के लिए या नहीं है, वो आधार। इसके अलावा इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट, देखिए इवेपो ट्रांसपिरेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी भी जगह में, किसी भी एरिया की कौन सी फसल उगानी है, उसको जो है इवेपो ट्रांसपिरेशन काफी अच्छे से हमें बताता है। इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, 2 टर्म से मिलकर के बना है, एक है इवेपोरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर भाई, ट्रांसपिरेशन हो गया, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया, एक ये इवेपो टर्म हो गया इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन टर्म हो गया ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जब भी जो है धूप या हीट डायरेक्ट हिट करेगी सॉइल सरफेस को या वाटर बॉडी को, ठीक है, मिट्टी पे जो है क्या हो रहा है भाई, किरणें पड़ रही हैं धूप की, या जो है किसी तालाब पे जो है किरणें पड़ रही है धूप की, किसी बावड़ी पे पड़ रही है, तो वहां से क्या हो रहा है, पानी जो है वाष्प के फॉर्म में उड़ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा ट्रांसपीरेशन भी सिमिलर यही रहता है, बट कहां से होती है, प्लांट कैनोपी से होती है, ठीक है, पौधा है, ठीक है, पौधा है या ट्री है, उसके सरफेस पे हीट पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, वही रेज पड़ेंगी, तो वहां से जो मॉइस्चर पौधे के अंदर है वो डिफरेंट स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू वहां से लॉस हो जाएगा। तो वो क्या हुआ,
ट्रांसपीरेशन हुआ, यानी कि जब पौधे के सरफेस से, लीफ से या पौधे की सेल से जब लॉस होता है पानी का, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमनली स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होती है। बाकी दूसरी जो लेंटी सेल्स हो गए या अदर सेल्स इन्वॉल्व रहती है तो उसे हम जो है गटेशन भी कहते हैं, जब ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी लॉस होता है प्लांट से। ठीक है, चलिए ये तो अलग फैक्टर है। आते हैं यहाँ पर मेन टॉपिक पे कि इवेपोट्रांसपिरेशन, यानी कि देखिए पौधे से पानी लॉस होना और भूमि से पानी लॉस होना, दोनों जगह से क्या हो रहा है, पानी जो है यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि जितने पानी की, जितने मॉइस्चर की जरूरत जो है उस फसल को है, उतना मॉइस्चर लगभग जो है मिट्टी में होना चाहिए। ठीक है, उतना मॉइस्चर होना चाहिए। कब होना चाहिए, वहां पर इवेपोरेशन होने के बाद भी उतना अवेलेबल हो, और ट्रांसपिरेशन पौधे से होने के बाद भी अवेलेबल हो, क्योंकि हम इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन को रोक नहीं सकते। तो उस एरिया में इतना मॉइस्चर हो कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होने के बाद भी जो है फसल को पानी की उपलब्धता पूरी हो सके, तो वही आपका क्या कहलाएगा, इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो उस पर्टिकुलर क्रॉप का या पर्टिकुलर एरिया में हमें देखने को मिलेगा। और उससे क्या दर्शाया भाई यहाँ पर कि मॉइस्चर अवेलेबिलिटी उतनी है कि फसल जो है यहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन के बाद भी उग सकती है। तो ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, क्या हुआ, ये लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड में इवेपोट्रांसपिरेशन होने के बाद मॉइस्चर अवेलेबिलिटी जो है हमारे पास वहां पर कितनी है, वो आपका लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड हुआ। ठीक है, इसके बाद सॉइल कंडीशन फेवरेबल हो, और देखा जाए तो जो सॉइल कंडीशन का भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इवेपोट्रांसपिरेशन रेट पे, सॉइल कंडीशन का भी इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से। और वेरिंग ग्रेटली बाय लोकेशन, और जगह पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है, एक जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, दूसरी जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। कुछ जगह ऐसी होगी जहां तक धूप पहुंचती ही नहीं है, तो वहां पर इवेपोट्रांसपिरेशन रेट भी कम होगा। कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर जो है काफी तेज धूप चमकती है, तो वहां पर इवेपोट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है इस लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड पे काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिंपल से शब्दों में कहा गया कि ये जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड है क्या है, इट इज द पीरियड बिटवीन द ऑनसेट ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल और सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, क्योंकि पौधे को जो मॉइस्चर लेना वो मिट्टी से ही लेना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सॉइल मॉइस्चर या रेनफॉल का वो सफिशिएंट अमाउंट एंड द टाइम व्हेन सॉइल मॉइस्चर बिकम इनएडिक्वेट, यानी कि एक समय ऐसा है कि फसल के लिए जो है प्रॉपर मॉइस्चर या रेनफॉल के द्वारा जो बारिश का पानी उसके लिए आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं मिट्टी में मॉइस्चर होना ही चाहिए। मान लीजिए आज आपने फसल लगाई, आज जो है मिट्टी में मॉइस्चर नहीं है, बट कल को तो बारिश होगी या उस सीजन में तो बारिश होगी, तो उससे जो है उसकी उपलब्धता पूरी हो सके। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट टाइम में ही मॉइस्चर हो। ठीक है, करंट टाइम में थोड़ा मॉइस्चर हो, सीड जर्मिनेट हो सके, बाकी उस पूरे सीजन में बारिश से अगर उपलब्ध होता है पानी तो वो भी आपका मॉइस्चर के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि उसी ने तो इरिगेट करना है फसल को, उसी ने तो सिंचित करना है फसल को। ठीक है, तो यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी वाला टाइम मॉइस्चर का, और इसके अलावा मॉइस्चर जो है कब वहां पर इनएडिक्वेट हो जाता है, मॉइस्चर की कब कमी होने लग जाती है, तो वो जो टाइम पीरियड है उसे हम लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कहते हैं। यानी कि जब कमी होने लग जाएगी, जब मॉइस्चर इनएडिक्वेट होने लग जाएगा, तो सिंपल सी बात है फसल के लिए कंडीशन अनफेवरेबल सी होती जाएगी। तो वो अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होने वाला टाइम, और जब से वो फेवरेबल कंडीशन वहां पर थी, तब से उस फेवरेबल कंडीशन के हटने का टाइम, ये जो बीच का जो कंप्लीट टाइम पीरियड रहता है, यही जो है हमारे पास यहाँ पर एक सीजन में, पर्टिकुलर सीजन में अलग अलग देखने को मिलता है, और इसे ही लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कहा जाता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई ये, और काफी मजेदार कंसेप्ट है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पहला हमने बात की थी किसके बारे में, एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्लासिफिकेशन बाय प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर भारत को, इंडिया को 15 अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, और डिटेल वीडियो जो है हम नेक्स्ट एक और क्लास के माध्यम से जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिटेल वीडियो इसके बारे में नेक्स्ट एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी बस क्लासिफिकेशन जो तीनों बॉडीज रहती हैं उनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी गई है, कितने कितने भागों में बांटा है, क्या स्पेसिफिसिटी है, कब बांटा गया, ठीक है, क्या उन्होंने आधार रखा, बेसिस क्या रखा, वो जान लेते हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए 1985 टू 1990 जब कौन सा टाइम था भाई, 7th 5 ईयर प्लान का था, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो है ये समय था। तो इस योजना के ड्यूरिंग क्या देखा, डिसाइड किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा कि भारत को बांटा जाएगा अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में।
तो यहाँ पर इन्होंने जो है भारत को 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा। ठीक है, कितने? 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है भारत को बांटा गया। भारत के डिफरेंट स्टेट्स जो है अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत यहाँ पर रखे, जिनमें कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिसिमिलरिटीज इनको देखने को मिली। उस अकॉर्डिंग जो है डिवीजन और एक तरह से जो है राज्यों को जोड़ा गया। ठीक है, दोनों चीजें की गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करिए जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, देखिए इसमें जो 14 है, ठीक है, जो 14 है वो तो लैंड एरिया में ही लोकेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, 14 तो लैंड एरिया में लोकेटेड है, यानी कि जमीन पे लोकेटेड है, भूमि पे लोकेटेड है। बाकी जो एक है, एक जो आइलैंड जोन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो आइलैंड जोन हमें देखने को मिलता है वो कहाँ पर है? वो आपका जो है बे ऑफ बंगाल हो गया। ठीक है, और अरेबियन सी वाले रीजन पे हमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अंडमान और लक्षद्वीप वाले जो द्वीप समूह है उन रीजन को जो है फिर इसमें रखा गया है, आइलैंड वाले रीजन में। बाकी 14 के 14 जो है भारत के अलग अलग राज्यों में लैंड वाली जगह पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है अपने। तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गए, और यही 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन फर्दर जो है 72 सब जोन्स में भी बांटे गए हैं। इस पे भी ध्यान देना है आप लोगों ने। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। कितने? आपके 72 सब जोन्स में जो है इनको बांटा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जो हमने एफएओ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अभी देखी एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, ठीक है, तो वही जो है यहाँ पर क्या रहता है, उसी के बेसिस पर, उसी आधार पे जो है यहाँ पर क्या किया गया है, बांटा गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव की जब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई इसके? ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने कौन से उद्देश्यों को दिमाग में रख करके जो है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा? तो इसमें क्या रहता है, रीजनल डिस्पैरिटीज जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कम की जा सके, उन्हें मिनिमाइज किया जा सके। अब रीजनल डिस्पैरिटीज क्या रहती है अभी, कि एक रीजन में कोई फसल उगाई जा रही है, दूसरे रीजन में कोई फसल उगाई जा रही है, और ऐसी फसलें उगाई जा रही है जो उस रीजन के अकॉर्डिंग सुटेबल है ही नहीं, फिर भी जो है वहां पर उस फसल की कल्टीवेशन की जा रही है। तो ये क्या हुआ कि जो फसल जिस एरिया में उसके तापमान या वहां की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उगाई जानी चाहिए थी, वो नहीं उगाई जा रही है। तो यही क्या हुआ, डिस्पैरिटीज हुआ, कुछ जो है डिफरेंसेस देखे गए कि जो स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए थी क्रॉप्स में, जैसे मैंने बात की कि सेब उगेगा कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में। ठीक है, तो वो वाली जो चीज है वो नहीं हो पा रही थी, वैसी जो है क्रॉप्स में नहीं देखने को यहाँ पर मिल रहा था कि स्पेसिफिक उस एरिया के लिए क्रॉप है कौन सी भाई। ठीक है, कि स्पेसिफिक किसी भी एरिया के लिए कौन सी क्रॉप सुटेबल रहेगी, तो ये पता नहीं चल रहा था। तो उन्होंने जो है कंप्लीटली डिनोट किया कि इस एरिया में ये फसल उग सकती है, इस एरिया में ये फसल उग सकती है। तो ये जो डिस्पैरिटीज हैं इनको दूर किया गया, और जो डेवलपमेंट है उसको जो है एक तरह से बढ़ावा दिया गया, विकास को जो है कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिला। दूसरा देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एनहांस हुई, यानी कि जैसे जैसे जब स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पेसिफिक क्रॉप उगाई जाएगी, जो सुटेबल कंडीशन में अगर फसल यहाँ पर उगाई जा रही है, तो सिंपल सी बात है वहां पर हमें ज्यादा ही देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट्स भी ज्यादा देखने को मिलेगी, प्रोडक्शन और उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा उसका। ठीक है, अगर उसके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट वाले जगह पर जो हम किसी फसल को लगाते हैं। तीसरा देखिए इनका मेजर जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहा वो क्या है, टू प्रमोट माइक्रो लेवल एंड रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल प्लानिंग। यानी कि ऐसा नहीं कि पूरे भारत में कौन सी फसल उग सकती है अच्छे से, इन्होंने ध्यान किस चीज पे दिया कि एक छोटे से एरिया में कैसे कौन सी फसल अच्छे से उग सकती है, उस चीज पे यानी कि माइक्रो लेवल पे जो है काम किया, और फिर जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा, और साथ ही साथ रीजनल स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कौन सी की जा सकती हैं, कौन सी वेराइटीज उगाई जा सकती है, कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो उसका संक्षेप में इन्होंने कंप्लीट जो है डिटेल में जो है इन्होंने एक तरह से कंप्लीट में वहां पर विवरण इसका दिया हुआ है। ठीक है, आगे दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलती है, देखिए वो है आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, जो आईसीएआर के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसकी गवर्निंग बॉडी की अगर हम बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि आईसीएआर के द्वारा। इसका जो पर्पस की अगर बात की जाए, तो पर्पस क्या रहता है भाई, लोकेशन स्पेसिफिक एंड नीड बेस्ड एग्रीकल्चर रिसर्च करना, ताकि क्या हो, जो डाइवर्स क्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल कंडीशन है वहां पर जो है कोई जो स्पेसिफिक क्रॉप सुटेबल बनती है डाइवर्स और अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए, या वहां के किसी पर्टिकुलर रीजन के या पर्टिकुलर एरिया के लिए कौन सी क्रॉप सुटेबल हो सकती है, उस चीज पे प्रॉपर रिसर्च करना, और उस रीजन के लिए जो है वैरायटीज डेवलप करना, उस पे जो है मेजर फोकस रहता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखता है यहाँ पर।
यानी कि इनका जो मेजर फोकस रहता है वो रिसर्च पे रहता है, ठीक है। किस पे रहता है? रिसर्च पे रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट जो रिसर्च स्टेशन है स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक रिसर्च स्टेशन जो है क्रॉप रिलेटेड बनाए गए। जैसे आप जानते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स जो अलग अलग फसलों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो इसमें काफी बड़ा योगदान जो है, किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग कौन सी फसल वहां के लिए अच्छी हो सकती है, कौन सी वैरायटी वहां के लिए अच्छी हो सकती है, तो उस वैरायटी को उत्पादित करना वो जो है यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। इसके बाद देखिए अप्रोच इन्होंने कौन सी अपनाई भी वहां पर ध्यान रखना है। मेजर अप्रोच इन्होंने अपनाई कि जोनल एरिया में जितने भी जोन्स है, तो हर एक जोन में जो है लगभग एक रिसर्च स्टेशन तो जरूर यहाँ पर इनका रहता है, कि जिसका काम उस एरिया के या उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कृषि से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो सकती है, वैरायटी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो सकती है, कोई रिसर्च हो सकती है, अनुसंधान हो सकता है, तो उनमें जो है ये सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और नई नई प्रैक्टिसेस को डेवलप करना किसी भी एरिया के लिए या क्रॉप के अकॉर्डिंग जो सुटेबल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, क्रियाकलाप हो सकते हैं कृषि के, चाहे वो सिंचाई से संबंधित क्रियाकलाप हो, चाहे वो उसकी बुआई से संबंधित हो, चाहे उसकी कटाई से संबंधित हो, चाहे उस फसल के एक तरह से उसमें कोई न्यूट्रेंट छिड़काव से संबंधित हो, वो सारी की सारी जो नई टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, मशीनों का इस्तेमाल हो सकता है या नई नई तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है, ड्रिप इरिगेशन जैसे तंत्रों का इस्तेमाल हो सकता है, तो उस चीज को प्रमोट यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, कि सूटेबल उस एरिया के लिए है या नहीं है, अगर है तो किस लेवल से जो है वहां पर वो अप्लाई किया जाए, किस तरह से जो किसान उसको अपनाए, उस चीज पे काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डिवीजन्स। तो डिवीजन कितने रहे इनके द्वारा? 127, ठीक है। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है बांटा गया नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के द्वारा भारत को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा। अब देखिए इस बॉडी की अगर हम बात करें तो ये आईसीआर के अंतर्गत ही आपका एक इंस्टीट्यूट हमें देखने को मिलता है। कहाँ पर लोकेटेड है? ध्यान रखना है, नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये कहाँ पर है भाई? नागपुर महाराष्ट्र में जो है ये लोकेटेड है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि क्या करता है? सॉइल सर्वे, यानी कि सॉइल सर्वे का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की सॉइल पाई जा रही है, सॉइल की कंडीशन क्या है, सॉइल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, जो मिट्टियां पाई जा रही हैं किसी क्षेत्र में उनके क्या गुण हैं, वो किस कलर की है, क्या क्या न्यूट्रेंट है, क्या उनमें केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, कौन सी फसल सही से उग सकती है, ठीक है। तो ये इस चीज पे मेजरली फोकस करते हैं। और दूसरा लैंड यूज प्लानिंग, यानी कि इनके पास पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा मिट्टी का, तो इनको पता होगा कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है, तो वो कंप्लीट लैंड यूज प्लानिंग जो है यहां से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए बेसिस क्या अपनाया इन्होंने? इन्होंने बेसिस यहाँ पर अपनाया सॉइल टाइप का, क्योंकि मेजर ये सॉइल रिलेटेड इंस्टीट्यूट रहता है, तो इसने पहले सॉइल टाइप पे ध्यान दिया कि कोई पर्टिकुलर रीजन है भाई, वहां की सॉइल कंडीशन कैसी है, तो इसने फिर मिट्टी के प्रकार के आधार पे जो है एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांट दिया भाई इंडिया को। दूसरा क्लाइमेट कंडीशन के आधार पे जो है बांट दिया। तीसरा लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, तो इसने इन तीन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके जो है NBSS LUP ने जो है भारत को अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बांटा। कितने में बांटा ये ध्यान रखना है, 20 जो है मेजर रहते हैं, ठीक है, 20 जो है मेजर एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, और उसी के अंतर्गत जो है 60 सब जोन जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। 60 जो है यहाँ पर इसके उप जोन है या सब जोन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखने की नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या रखा इसने? ऑब्जेक्टिव क्या था मेन? टू सपोर्ट लैंड यूज प्लानिंग, कि पर्टिकुलर एरिया को हम किस लिए इस्तेमाल करें और सही से सही एक्टिविटी जो है उस एरिया में सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग क्या की जा सकती है, उस पे ध्यान देता है। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट पे ध्यान देता है, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हम खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं या फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह के रिसोर्सेज हो भाई? वो ऐसे रिसोर्सेज हो जो आगे भी जो हम इजीली इस्तेमाल कर सकें, जो हम फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकें, इस तरीके से उनको यूज करना है। या वो ऐसे रिसोर्सेज हो जो ना तो मिट्टी को खराब करें, ना तो वो जो है एयर को खराब करें, ना वाटर को खराब करें, यानी कि किसी तरह का कोई पोल्यूशन जो है उनके द्वारा ना फैले। ऐसे रिसोर्सेज को जो है एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, यानी कि ऑर्गेनिक और नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा इस्तेमाल करना, उस पर जो है मेजर इनका फोकस था, ऑब्जेक्टिव पे जो है इन्होंने ये अपने रखा। और इसके अलावा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है यहाँ पर बना रहे, जो एक तरह का पर्यावरण का जो संतुलन है वो बना रहे। तो पर्यावरण का संतुलन तभी बना रहेगा जब वहां पर पोल्यूशन नहीं होगा या ऐसी कोई हजार्डस एक्टिविटी नहीं होगी जो वातावरण को या पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाती है।
तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इन्होंने फिर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को इन डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पे और इन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो है बांटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहते हैं 3 डिफरेंट बॉडीज जिनके द्वारा जो है एग्रोक्लाइमेटिक रीजन यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्रों की क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण जो है प्रदान किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस कंप्लीट एक टेबल के माध्यम से हम यहाँ पर ब्रीफ में जान लेते हैं सभी के बारे में, जो अभी हमने एक एक करके जाना। एक कंप्लीट टेबल के माध्यम से जो है ब्रीफ में इसके बारे में एक बार फिर से समराइज तरीके से देख लेते हैं। देखिए, प्लानिंग कमीशन ने योजना आयोग के द्वारा जो है बांटा गया एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में किस आधार पे बांटा गया, तो क्लाइमेट और रिसोर्सेज के आधार पे बांटा गया। ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके आधार पे बांटा इन्होंने, रिसोर्सेज वहां पर क्या क्या है और उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कौन सी फसल वहां पर उग सकती है उसके आधार पे बांटा। कब? 1985 टू 1990 यानी कि 7th 5 ईयर प्लान 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये किया गया इनके द्वारा, और मेजर जो पब्लिकेशन रही इनकी 1989 की रही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए कितना में बांटा, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जिसके अंतर्गत 72 जो है सब जोन देखने को हमें मिलते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रखा? रीजनल प्लानिंग प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कि प्रोडक्टिविटी को हम इंप्रूव कर सके, इसलिए हमने एक पर्टिकुलर एक छोटे से रीजन पे जो है यहाँ पर मेजरली फोकस करते हुए वहां के लिए जो है काम करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ आईसीएआर के द्वारा 1979 टू 1985 में जो है फिर से एक तरह से ये क्या किया इन्होंने भी जो है इसको बांटा, एग्रोक्लाइमेटिक जोन को जो है यहाँ पर बांटा। लगभग देखा जाए यहाँ पर तो इन्होंने क्लाइमेट और क्रॉप रिसर्च नीड पे जो है ज्यादा काम किया। ठीक है, और उस आधार पे जो है अलग अलग क्षेत्रों को जो है बांटा गया। लगभग कितने रहते हैं? 127 जो है यहाँ पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत एनएआरपी के द्वारा जो है आवंटित किया गया है, और लोकेशन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो है मेजर फोकस और की ऑब्जेक्टिव इनका देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए एनबीएसएस एंड एलयूपी यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा जो है 1992 में सॉइल को, क्लाइमेट को और लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड को जो है आधार बना करके लगभग 20 जोन्स में जो है बांटा गया भारत को, और जिसके अंतर्गत जो है हमें 60 यानी कि 60 सब जोन्स जो है देखने को मिलते हैं। और मेजर जो की ऑब्जेक्टिव यहां पर हमें देखने को मिला वो क्या है भाई? सस्टेनेबल लैंड यूज एंड इकोलॉजिकल प्लानिंग, यानी कि इनका जो मेजर फोकस था वो किस चीज पे था? वो था लैंड यूज पे, कि किसी भी एरिया को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर वहां पर जो है धान की फसल अच्छे से उग सकती है तो हम वहां पर दालों को ना लगा करके धान को लगाएं, या अगर कहीं किसी एरिया में अगर दालें अच्छी उग सकती है वहां पर हम धान लगा रहे हैं तो वो सही नहीं है भाई। धान की रिक्वायरमेंट रहती है क्लेई सॉइल की, चिकनी मिट्टी की, और जो दालें हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है मोस्ट कॉमनली जो लोमी सॉइल रहती है, दोमट मिट्टियां रहती है उसकी। तो यहाँ पर अगर हम दोमट मिट्टी में देखिए धान लगा रहे हैं और चिकनी मिट्टी में हम जो है दालें लगा रहे हैं तो सिंपल सी बात है ये लैंड यूज प्लानिंग नहीं हुई। तो यही लैंड यूज प्लानिंग को करेक्ट करते हुए परफेक्ट लैंड यूज प्लानिंग पे काम किया नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ने, और फिर जाकर के जो है यहाँ पर इन्होंने 20 जोन्स और 60 सब जोन्स में जो है इंडिया को अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में यहाँ पर बांटा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कंप्लीटली हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से, आज की इस क्लास के माध्यम से कंप्लीटली यहाँ पर बात की भारत के अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में हमने बेसिक यहाँ पर समझा आज की वीडियो में। तो मैंने पहले भी आपको बताया नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी उसमें हम जो है बात करेंगे जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है बांटे गए हैं, क्योंकि वहां पर हमें एक तरह का प्रिसाइज जो है कंसेप्ट हमें समझ आ जाता है कि कौन सा जोन जो है कौन सा एरिया या कौन सा स्टेट किस जोन में आता है, कौन सी फसल वहां के लिए प्रमुख है, स्पेसिफिक फीचर क्या है, टेम्परेचर की कंडीशन क्या है, रेनफॉल की कंडीशन है। तो इसलिए ज्यादा जो महत्व दिया गया है प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिए गए जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उन पर दिया गया है। और वहां पर जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है उसने भी जो है मदद की थी प्लानिंग कमीशन की, इस बात पे भी थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी मैंने पहले बताया आपको, ठीक है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के ऊपर रहेगी, तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर जो है आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये काफी ज्यादा हेल्पफुल जो है आपके लिए रही होगी, आपको कंप्लीटली जो है समझ आया होगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन है क्या और क्लासिफिकेशन जो है किन किन आधारों पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक जो है आपने स्वा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नई वीडियोस हमारी आएंगी, क्लासेस आएंगी, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जो है पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।